अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनेई की तजहीज़ और तकफीन 4 से 9 जुलाई तक जारी रहेगी। बैरून मुल्क से आने वाले आला सतह के वफूद के बायस इन रसूमात का जो आगाज़ है वो एक दिन पहले ही हो गया। शेड्यूल के मुताबिक आज से 6 जुलाई तक दारुल हुकूमत तेहरान में इमाम खुमैनी ग्राउंड मुसल्ला में जो है वो आवाम की बड़ी तादाद शिरकत जो है वो करेगी। इसके बाद 7 जुलाई को अली खामनेई का जस्ते खाकी ईरान के शहर कुम ले जाया जाएगा। 8 जुलाई को फिर जुलूस की सूरत में इराक के शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। शहीद आयतुल्लाह खामनेई की मैयत को 9 जुलाई को वापस ईरान में लाया जाएगा और तदफीन इनके आबाई शहर मशहद में इमाम रजा के मज़ार पर की जाएगी। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि आया अली खामनेई के बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अपने वालिद की तदफीन की तकरीब में शिरकत करेंगे या नहीं, लेकिन अब तक शहीद रहबर आला अली खामनेई की वसीयत भी साथ ही साथ सामने नहीं लाई गई, जिसमें मुमकिना तौर पर उनके जानशीन और नमाज जनाजा पढ़ाने वाले इमाम का नाम भी हो सकता है। इस हवाले से मशहद के इमाम जुमा अहमद इल्मुल हुदा ने बताया था कि शहीद की वसीयत उनके बेटों के पास है, जो कि मंजर आम पर नहीं लाई गई। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा जो है वो वहां पर पहुंचे थे। दिलचस्प बात यह है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की तजहीज़ और तकफीन के आगाज पर दीगर गैर मुल्की वफ्द के साथ तालिबान वफ्द भी वहां पर मौजूद था। हैरान कुन तौर पर तालिबान के वफ्द के आने के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के मुखालिफ अहमद वली मसूद भी तेहरान पहुंचे थे, जिन्हें वहां पर भरपूर प्रोटोकॉल भी दिया गया। भारतीय जरीदे टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी जो है वो आयतुल्लाह अली खामनेई की आखिरी रसूमात में शिरकत जो है वो उन्होंने नहीं करनी। आखिरी रसूमात में बिहार के गवर्नर और वजीर ममलिकत बराए खारजा को भेजा गया। ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन पर जाने से इनकार पर भारत के अंदर से मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेसी रहनुमा शशि थारूर ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इतने बड़े आलमी रूहानी रहनुमा की वफात पर आला सतह की ताज़ियत का इजहार किया जाना चाहिए था। भारतीय तज्ज़ियाकार का भी ये कहना है कि शदीद तनकीद उन्होंने की और उन्होंने कहा कि मोदी ईरान इसलिए नहीं जा रहे कि अमेरिका और इसराइल नाराज ना हो जाए। बीजेपी के हामी और भारतीय दफाई तज्ज़ियाकार जेडी बख्शी ने भी ये कहा कि भारत में इंदिरा गांधी की आखिरी रसूमात में ईरानी सुप्रीम लीडर खुद तशरीफ लाए थे, मोदी को भी जाना चाहिए था। अब दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए जो है वो बेताब है। उन्होंने कहा कि हमने इन्हें सुप्रीम की आखिरी रसूमात के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने वेनेजुएला को 1 दिन में शिकस्त दी और हमने ईरान को चारों शाने चित कर दिया। अब ये जो अमेरिकी सदर का कहना है, इसके बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान एक तरफ तो ताल्लुकात भी हैं, लेकिन सबसे अहम खबर यही है कि ईरान के अंदर ये जो आखिरी तकरीबात हो रही हैं, रसूमात की अदायगी हो रही है जो है वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के हवाले से, ईरान के अंदर इस वक्त जो है वो क्या माहौल है, वहाँ पर जो है वो ये वाला हफ्ता जो है वो किस तरह से ये तकरीबात जो है वो जारी रहेंगी। अनस मलिक हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, रिपोर्टर हैं जो कि वहाँ पर इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। अनस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अनस, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, 1 हफ्ता ये बताया जा रहा है कि ये तकरीबात जो है वो जारी रहेंगी, माहौल आप इस वक्त जो है वो क्या देख रहे हैं, ख़ास तौर पर इस बैरियल के हवाले से ईरान के लोगों के लिए जंग के बाद और फिर उनकी जो तदफीन है, इस तरह से ये कितनी सिग्निफिकेंट है? बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये मल्टी डे एक इवेंट है। तेहरान की फिजा जो है, मैं 2 रोज से यहाँ मौजूद हूँ। परसों जब मैं यहाँ पहुंचा तब से लेके अब तक ईरान की फिजा में 2 चीजें हैं, एक सोग है और दूसरा गुस्सा है। ये कहना गलत नहीं होगा, गुस्सा लोगों का अमेरिका और इसराइल पर है जिन्होंने ये जॉइंटली ऑपरेशन कैरी आउट किया, और सोग ऑफ कोर्स क्योंकि ईरान की तकरीबन 9 करोड़ की आबादी है, 90 मिलियन पॉपुलेशन है, और 9 करोड़ की आबादी के में से 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आयतुल्लाह अली खामनेई को ही एज ए सुप्रीम लीडर देखा था। गोया इनके जो रहबर इनकलाब थे आयतुल्लाह खुमैनी, उनको 60% आबादी ने ना उनके बारे में इतना पढ़ा उस तरह से है, लेकिन ना उनको देखा ना उनको सुना। तो उनके लिए यही रहबर थे और यही उनके जैसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के लिए जो वे फॉरवर्ड देने वाले, वो आयतुल्लाह अली खामनेई थे। तो लोगों का गुस्सा इसलिए हमें नजर आता है। अब ये 3 दिन का इवेंट है। गुज़िश्ता रोज जो है इसका आगाज हुआ
आज इसको पब्लिक के लिए खोला गया है और 3 दिन तक जो है वो ये तेहरान में रहेगा, आज, कल और परसों। पीर के रोज जो है ये तेहरान में ये जुलूसी शक्ल इख्तियार करेगा, जिसके बाद ये कुम जाएगा और कुम में दोबारा एक और जनाजा होगा। अच्छा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने जो है वो मुसल्ला इमाम खुमैनी है, जहाँ पर जो उनकी बाक़ियात हैं, जो बॉडी है उनकी यहाँ रखी गई है आयतुल्लाह अली खामनई की, और यहीं से फिर यहीं पर ही कल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे नमाज जनाजा जो है वो अनाउंस किया गया है और फिर यहीं से बाकी जो आखिरी रस्मात का जो सिलसिला है वो यहीं से फिर आगे बढ़ेगा। जी राइट। अच्छा अनस, इसमें ये भी बताइएगा कि ईरान के लोगों का खास तौर पर इस जंग के बाद सेंटिमेंट वहां पर जो है वो क्या है? ये जो 4 माह जो है वो गुजरे हैं और उसके बाद अब जो सूरत हाल है इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से लोगों का कहना क्या है? किस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट ने उन्हें मुतासिर किया है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की बात करें, तो ओवरऑल लोगों का सेंटिमेंट हुकूमत के हवाले से और रिजीम के हवाले से पॉजिटिव रहा है। उसकी वजह यह है कि रिगार्डलेस उनके जो भी मसाइल थे रिजीम के साथ और हुकूमत के साथ, उनका एक ये कहना था कि कोई एक्सटर्नल पावर आके उनको इन्फ्लुएंस करके किसी भी तरीके का बदलाव नहीं ला सकती, हुकूमत की तब्दीली या निज़ाम की तब्दीली नहीं ला सकती। और फिर ईरान का जो रिस्पॉन्स रहा है उस हवाले से यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जो मुकामी आबादी को गवर्नमेंट ने कायल किया है कि उनका रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट था, और इसीलिए एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ विक्ट्री जो है वो यहाँ पे हमें नजर आता है। साथ साथ एक सेंस ऑफ रेजिलियंस भी जो है लोगों के अंदर वो हमें बड़ी वाज़ेह तौर पे हमें नजर आती है कि ईरान इस वक्त ये जो हो रहा है ये सब उसने एक पॉइंट, एक सर्टेन डिग्री अचीव करने के बाद किया है, इसको किसी खैरात में नहीं मिली। तीसरी बात ये मेरे ख्याल से हुकूमती इक़दामात जो यहाँ पर हुए, छोटे छोटे इक़दामात, फॉर इंस्टेंस ऑयल की प्राइसेस सस्ती हो गई जब से जंग शुरू हुई, बिजली एक दिन के लिए भी नहीं गई, 4 महीने हो गए हैं, 28 फरवरी से जंग शुरू हुई है या मुसल्लत की गई थी, और 28 फरवरी से लेके आज तक जो कम्यूट का निज़ाम है, मेट्रो, उसको फ्री कर दिया गया। छोटी छोटी चीजें कि जो हुकूमत की जानिब से कि लोगों की जो रोजमर्रा जिंदगी है वो अफेक्ट ना हो, तो ओवरऑल हुकूमती सेंटिमेंट के हवाले से जो लोगों का इजहार है वो एक जॉयस है, विक्टोरियस है, और तीसरा एक सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ अचीवमेंट हमें जरूर नजर आती है। जी राइट। और अनस ये बताइए, ट्रांजिशन ईरान के लिए बहुत मानी रखती है। 36-37 साल ग्रैंड आयतुल्लाह या सुप्रीम लीडर है अली खामनई साहब, उसके बाद अब मुश्तबा खामनई अमलन जो है वो मामलात को देखेंगे और जो कौंसल बनी, आपके लिए, आपके ख्याल में ईरान के लिए ये ट्रांजिशन कितनी अहमियत की हामिल है? बहुत सिग्निफिकेंट है मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल इसलिए है क्योंकि इस वक्त तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब तक मुश्तबा खामनई, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई को किसी ने नए उसमें नहीं देखा। उनकी रिटन स्टेटमेंट जरूर सुने हैं, लीडरशिप से सुना है, मसूद पेज़ेश्कियां से सुना है, आरजी से सुना है कि वो मीटिंग्स प्रिजाइड कर रहे हैं, लेकिन इस जनाजे के हवाले से भी हमने यही सुना कि शायद वो इस जनाजे में शिरकत ना करें। वेस्टर्न मीडिया के अंदर इस बात का जिक्र जरूर किया गया कि वो शायद किसी न किसी तरह उनको किसी तरह की इंजरी हुई थी, लेकिन उसकी आज़ादाना तौर पे कोई तस्दीक ना तरदीद की गई ईरानी हुकाम की जानिब से। जो बड़ा चैलेंज होगा मुश्तबा खामनई के लिए, वो यंग है लेकिन कंसोलिडेशन ऑफ पावर उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 60% ईरानी आबादी के लिए आयतुल्लाह अली खामनई ही उनके सुप्रीम लीडर थे, क्योंकि उन्होंने आयतुल्लाह इमाम खुमैनी को या आयतुल्लाह खुमैनी को नहीं देखा था, उनको उस तरह से नहीं सुना था। तो अब उस कंसोलिडेशन ऑफ पावर को साथ लेके चलना, इस वक्त तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज की तारीख में ईरानी अवाम आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई के साथ शायद इसलिए भी हैं क्योंकि एक इमोशनल ताल्लुक उनका है। उनके वालिद साहब की शहादत हुई, उनकी अपनी बेगम की शहादत हुई, एंड सो ऑन, काफी उनके घर वालों, उनकी बहन की शहादत हुई, उनके और सो ऑन लोगों की शहादत हुई, काफी ज्यादा खानदान के लोगों की शहादत हुई। तो एक इमोशनल ताल्लुक जरूर है, लेकिन फैसले जो हैं उनकी बुनियाद के ऊपर क्या रिएक्शन आता है, कंसोलिडेशन ऑफ पावर,
IRGC के होल्ड के साथ किस तरह रहती है, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले दिनों में, ये नहीं कि 9 तारीख तक, बल्कि जब ये सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा 9 तारीख को मशहद में जब तदफीन हो जाएगी और उसके बाद मामला आगे चलेंगे, ईरान की डे टू डे अफेयर्स आएंगे, अभी बातचीत का सिलसिला चल रहा है, कुछ टफ डिसीजन उनको लेने होंगे, तो फिर लोगों की जो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई के हवाले से जो राय होगी वो उस वक्त फॉर्मुलेट होगी और वही फिर आगे जाके उनका कोर्स जो है वो डिसाइड करेगी। और असली अनस ये भी बताइएगा, ये जो जंग जिसको जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है, उस हवाले से वहां पे लोगों से आपकी बात हुई हो, क्या कहते हैं ईरान के लोग, क्या कहते हैं इस किरदार को, जो है वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो चीजें हैं जो हो रहा है आज, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे तेहरान में होता हुआ इतना बड़ा इवेंट। 28 फरवरी को शहादत हुई, आज 4 जुलाई हो गई है, तो तकरीबन ये 3 से 3.5 4 माह का 3-3.5 माह का अरसा है। और इस 3.5 से 4 माह के अरसे के दौरान एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो हो रहा है उसमें एक ईरान का रिस्पांस और दूसरा पाकिस्तान की सालसी, दो चीजें शामिल हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आज हम इतना बड़ा इज्तिमा, जिसमें 2.5 करोड़ लोगों के बारे में कहा जा रहा है, 25 मिलियन लोगों के, कि वो ये इज्तिमा अटेंड करेंगे। एक सेंस में अगर आपको दूं तो तेहरान में होटल बुकिंग्स खत्म हो चुकी हैं, टेंट सिटी सेटअप किए गए हैं, कुम के अंदर होटल्स अवेलेबल नहीं है, टेंट सिटी सेटअप किए गए हैं, टेंट्स भी खत्म हो चुके हैं, यहाँ तक कि इंतजामिया ने ऐलानात किए हैं कि लोग अपने घरों के दरवाजे खोल दें। मशहद के अंदर भी इसी तरह के हालात हैं। तो एक सेंस जो हमें नजर आता है कि पाकिस्तान को लेके कि जो हो रहा है आज, जो हम देख रहे हैं विजुअल्स, जहां मैं खड़ा हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल आप इसकी और ले लें कि मेरे बिल्कुल अकब में मुसल्ला इमाम खुमैनी है, जिसके अंदर जो है वो उनकी दस्तखाकी रखा गया है आयतुल्लाह अली खामनेई का। एक स्ट्रीट जो उसकी है ये खैबान पाकिस्तान है, जो मेरे अकब में रोड है खैबान पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के रोल के लोग ना सिर्फ मोतरफ हैं बल्कि पाकिस्तान के रोल को लेके आगे भी बड़ा होपफुल हैं। और खासतौर पर पाकिस्तान की कल जो पाकिस्तान का वफ्द आया, सबसे हाई लेवल डेलीगेशन 100 के करीब वफूद आए 100 ममालिक से, जिसमें 12 के करीब सरबरान हुकूमत और सरबरान मुमलिकत शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान का ही सिर्फ वो वाहिद जामे और मुफस्सिल वफ्द था जिसमें अपोजिशन के अरकान भी शामिल थे, जिसमें कोalition हुकूमत के अरकान भी शामिल थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल थे, मिलिट्री साइड की रिप्रेजेंटेशन भी शामिल थी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उस वक्त की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो पाकिस्तान के रोल को लेके और पाकिस्तान की इस सीरियसनेस को लेके, द फैक्ट कि पाकिस्तान ईरान के लोगों के साथ खड़ा हुआ है और सिर्फ अल्फाजों में नहीं एक्शंस में खड़ा हुआ है, लोग उसके बहुत ज्यादा उसको कदर की निगाह से देखते हैं, उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, और फिर छोटे छोटे गेस्चर्स में आप उसको उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो आपको महसूस भी होती है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अनस मलिक हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ एशिया 1 न्यूज़ जो है वो बता रहे थे तेहरान से सूरत हाल के हवाले से। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रोजनामा जंग के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान तनख्वाहदार तबके ने कौमी खजाने में 633 अरब रुपए का रिकॉर्ड इनकम टैक्स जमा करवाया, जो कि बाअसर बरामद कुनिंदगान और प्रॉपर्टी डीलर्स के मजमूई टैक्स से कहीं ज्यादा है। FBR के जारी करदा अबूरी आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2025-26 में तनख्वाहदार अफराद की जानिब से दिया गया टैक्स गुज़िश्ता साल के 585 अरब रुपए के मुकाबले में नुमाया इजाफा जाहिर करता है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक इसी अरसे में बरामद कुनिंदगान से 174 अरब रुपए, जबकि रियल एस्टेट फरोख्त कुनिंदगान से 191 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की खरीदारी में दफा 236 के तहत जो है वो 87 अरब रुपए जमा हुए, जो कि गुज़िश्ता माली साल के 120 अरब रुपए के मुकाबले में कमी की निशानदेही करते हैं। ये आदाद शुमार वाज़ेह करते हैं कि इनकम टैक्स के बोझ का बड़ा हिस्सा उन अफराद पर है जिनकी तनख्वाहों से टैक्स बराह रास्त कटौती की सूरत में वसूल कर लिया जाता है, और यही तबका है जो कि एक तरह से टैक्स दे रहा है। दूसरी तरफ आलमी सतह पर तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में ऐलान कर चुके हैं कि अवाम की पाई जो है वो वापस लौटाई जाएगी। अवाम की जानिब से ये इंतजार था कि शायद हुकूमत अपने वादे पर अमल करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुकूमत की
जानिब से पेट्रोल पर जो लेवी है वो 6 रुपये 22 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये 36 पैसे फी लीटर कर दी गई है। हुकूमत लेवी में इजाफा करती जा रही है और आलमी सतह पर तेल सस्ता होने के बावजूद इसके असरात आवाम को मुंतकिल नहीं किया जा रहे। इन दोनों हवालों से, एक तो टैक्स कलेक्शन में जो तनख्वाहदार तबके का किरदार है इस पर, और फिर जो तेल की कीमतों वाला मामला है, इस पर बात करने के लिए साबिक वजीर खजाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल इस्माइल साहब इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त। मिफ्ता इस्माइल साहब, सबसे पहले तो मैं जो रिपोर्ट है, जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं टैक्स कलेक्शन के हवाले से, इनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये क्या वजह है? बहुत देर से हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर इसका बोझ जो है वो ना पड़े, लेकिन ये मामला कोई हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी भी तनख्वाहदार तबका ही है जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, और शायद वो तबका है जो प्रॉपर तरीके से टैक्स दे रहा है। शुक्रिया रहमान भाई। देखें, गुजारिश ये है कि हम ये FBR के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं या हुकूमत के ऊपर। तो FBR टैक्स रेट सेट नहीं करता है, हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने टैक्स रेट सेट किया, और 3 साल पहले ना सिर्फ इन्होंने 35% टैक्स रखे थे, बल्कि उसके ऊपर जो है वो 10% सरचार्ज डाला, जिसको पिछले साल 9% किया। तो मतलब आप जो है वो 39.15% टैक्स ले रहे हैं नौकरी पेशा लोगों से। ये वजारत उस्मा का फैसला है, FBR का फैसला नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, इतने अरसे के अंदर जब से महंगाई बढ़ रही है, तो जो आदमी समझ लीजिए 2 लाख रुपए कमाता था, 20% महंगाई हो रही है, तो वो बेचारे का 10% तनख्वाह बढ़ जाती है, 2 लाख 20 हो गए। तो इस बार भी जो ये बात कर रहे हैं कि हमने रिलीफ दी, दरअसल रिलीफ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस शख्स की 2.5 लाख रुपए तनख्वाह थी, उसका हाईएस्ट टैक्स रेट जो था वो 23% पे था। उन्होंने कहा हमने उसको 25-20% कर दिया है। लेकिन बात यह है कि उसकी जो 2.5 लाख की तनख्वाह के बाद वो 10% तनख्वाह बढ़ती है और 2 पे 76 हो जाती है, तो वो 25% के ब्रैकेट में आ जाता है। दुनिया भर के अंदर ये बात समझी जाती है कि आप टैक्स ब्रैकेट्स को इन्फ्लेशन के साथ हर साल बढ़ाते हैं। हमने ये 4 साल से नहीं किया, और इन्फ्लेशन जो है वो लोगों की नॉमिनल तनख्वाह बढ़ा रहा था और हम टैक्स ज्यादा से ज्यादा ले रहे थे। तो ये वजीर आजम का, इस हुकूमत का और FBR का ये फैसला है मुश्तरका तौर पर कि आप नौकरी पेशा लोगों से जितना टैक्स ले सकते हैं लें। इसीलिए 50,000 रुपए की तनख्वाह जो तनख्वाहदार है उससे आप टैक्स लेते हैं, मिसाल के तौर पर उसके टैक्स शुरू हो जाता है। और वो अगर मोटरसाइकिल उसके पास होती है और 60% पेट्रोल पाकिस्तान में मोटरसाइकिल वाले इस्तेमाल करते हैं, तो रोज का उससे आप लेवी भी देते हैं, 100-125 रुपया वो भी टैक्स लेते हैं। लेकिन हमने उसके साथ साथ ये फैसला भी किया है कि हम जिसके पास 1000 एकड़ की ज़राई अराजी होगी उससे टैक्स नहीं लेंगे। हम कोई रियल एस्टेट वालों से टैक्स नहीं लेंगे, हाउसिंग सोसाइटीज वालों से टैक्स नहीं लेंगे, चाहे वो 500 प्लॉट की जगह 2000 प्लॉट बेच दें, जमीन 500 की 2000 प्लॉट बेच दें, उनको कोई पकड़ नहीं होगी। हमने ये भी फैसला किया था कि हम रिटेल वालों से टैक्स नहीं लेंगे। इस साल हमने 2000 रुपए महीना उनके ऊपर रिटेल टैक्स डाला है। तो ये हुकूमत के फैसले, FBR जो है वो इनका इम्प्लीमेंटर है। तो मिफ्ता भाई, FBR की कारकर्दगी पर भी जो बात हो रही है, वजीर आजम तो बड़ी शाबाश दे रहे हैं, वजीर खजाना भी जो है वो बड़े खुश हैं कि इन्होंने तो अपने जो टारगेट्स हैं वो तकरीबन ये अचीव कर रहे हैं सारे। देखिए, FBR की कारकर्दगी एक लिहाज से तो ये देखा ना कि 1000 अरब रुपया टारगेट से कम किया है। तो आप ये देखें कि भाई 1000 अरब टारगेट से कम किया, लेकिन फिर दूसरी तरफ देखें कि भाई कौन टारगेट पे पहुंचा है। वजीर आजम साहब ने कहा था कि वो ऑस्टेरिटी करेंगे, वो कुछ अखराजात बचाएंगे, कुछ वो तो फिर लेकिन पता चली कि जो 970 अरब रुपए का खर्चा था और जिसमें से अखराजात बचने थे 6 महीने, तो उसको खर्चा ज्यादा हो गया। आपने बरामदात की एक टारगेट की थी कि 35 अरब डॉलर होंगे, वो 36-37 अरब डॉलर होंगे, वो 31 अरब आए, उधर 5 अरब रुपया। तो ये तो हुकूमत हर टारगेट को, हर हदफ को पूरा नहीं कर सकती। ये 4% ग्रोथ में नहीं पहुंचे 4 साल में, तो इसके अंदर अगर FBR भी अपने हदफ पे पूरा नहीं उतरा तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि FBR अपने हदफ पे पूरा नहीं उतरा। 1000 अरब रुपया जो है वो अपने हदफ से कम लिया है, बावजूद इसके कि नौकरी पेशा लोगों के ऊपर बहुत दबाव डाल के पैसे लिए गए, बावजूद इसके कि सुपर टैक्स लिए गए, बावजूद इसके कि सरचार्जेस लिए गए, इसके बावजूद भी FBR अपने हदफ पे नहीं पहुंचा। ठीक है। और ये जो ऑयल प्राइसेस वाला मामला है, फिर तवक्को तो थी कि आलमी मार्केट में अगर कीमतें कम हुई हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी उसी तरह से नज़र आएगी। आपके ख्याल में हुकूमत के पास गुंजाइश नहीं है, कोई मजबूरी है
या फिर जो है वो हुकूमत खुद ही जो है वो इन कीमतों को कम नहीं करना चाहती? देखिए, तेल की कीमत के अंदर 300 रुपए का आज 1 लीटर पेट्रोल है तकरीबन, ठीक है। उस पर तकरीबन 100 रुपए आप टैक्स की मद में देते हैं, जिसमें लेवी देते हैं आप, जिस पे आप क्लाइमेट चेंज की लेवी 5 रुपए देते हैं, 70-80 डीजल पे 80 रुपए, पेट्रोल पर 70 रुपए लेवी दे रहे हैं, डीजल पे 15-20 रुपए और पेट्रोल पे भी 15-20 रुपए आप कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं। तो तकरीबन 100 रुपए, 1/3 जो हिस्सा है वो हुकूमत के टैक्सों का है तेल की कीमत के ऊपर। उसके बाद जो बाकी 2/3 बचते हैं उसमें से तकरीबन 1/4 हिस्सा जो है वो पेट्रोल पंप के मुनाफों का, वो पेट्रोलियम डीलर्स के मुनाफों का, और वो फ्रेट का है। उसके अलावा फिर रिफाइनरीज के मुनाफे हैं। तो तकरीबन आप समझ लीजिए कि तकरीबन 1/3 से थोड़ा सा कम जो है, और 1/3 जो है वो एक्चुअल में तेल की कीमत है जो हम बाहर से तेल खरीदते हैं। तो ये कहना कि तेल की इसलिए महंगा हो गया कि पेट्रोल इसलिए महंगा है कि तेल महंगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। आपने हमेशा कोशिश की है कि रिफाइनरियों को और तेल की कंपनियों को ज्यादा नफा दें, पेट्रोल पंपों को भी ज्यादा नफा दें, लेकिन आपने साथ साथ ये भी कोशिश की है कि ज्यादातर टैक्स लेते रहें आप। तो 1/3 तो टैक्स है। तो ये कहना तो गलत है ना कि आप तेल इसलिए महंगा हो रहा है कि दुनिया में पेट्रोल महंगा है। दुनिया में तो पेट्रोल जब शुरू हुआ था, जब हमारे यहाँ 250 रुपए का पेट्रोल था, उससे आज सस्ता हो गया है, उस लेवल से सस्ता हो गया है आज दुनिया में पेट्रोल। अच्छा, तो ये तो हुकूमत के टैक्स बढ़ गए। तो फिर आपको लगता है कि ये रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर ये इसी तरह से जो है वो चलेगा? ये रहमान भाई, मसला ये होता है कि हुकूमत जो है वो अपने अखराजात कम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ना सूबों की हुकूमत के अखराजात, ना वफाक की हुकूमत के अखराजात। तो वो जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उस तेजी से ज्यादा रफ्तार से अपने अखराजात बढ़ा रहे हैं, लिहाजा वो हर साल उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे लेना। अब कुछ ये होता है कि जब IMF के प्रोग्राम में नहीं होते तो इलेक्शन वाले साल में आप जो है वो टैक्स थोड़ा कम लेते हैं और आप कर्ज ज्यादा ले लेते हैं, जिसकी बाद में रिपरकशन आती है, फिर हमको IMF पे दौड़ना पड़ता है। इस वक्त IMF ने कदगन लगा रखी है कि आप जो है वो 7,000 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने 24,000 अरब का खर्चा रखा है और 7,000 का खसारा करना है, तो 17,000 टैक्स तो लेना है। और टैक्स किन से लेना है? जो सबसे आसान है, जो सबसे कमजोर हैं। तो नौकरी पेशा लोग होते हैं, उनकी आमदन कम होती है। बड़े बड़े ज़री जो MPA MNAs भी होते हैं, बड़ी बड़ी इनकी जो बड़ी बड़ी अराजियाँ होती हैं हज़ारों एकड़ की, उनसे टैक्स लेना मुश्किल है क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं। बड़ी बड़ी जो रियल इस्टेट के जो लोग हैं वो भी पावरफुल बैठे हैं, वो भी हुकूमत में भी बैठे हैं, तो उनसे भी टैक्स लेना मुश्किल है। वो मकान भी दे देते हैं, वो हुकूमत के वज़राओं को गिफ्ट में वो वगैरह करते हैं। नौकरी पेशा लोग क्या कर सकते हैं? आप क्या दे सकते हैं वज़राओं को? ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमेरिका ने दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी महकमा खारजा का यह कहना था कि अमरीका दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के अपने दिफा के हक़ की हिमायत करता है। अमरीका ने एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा का यह कहना था कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत मसाइब झीले हैं। वाशिंगटन दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ के दिफा की हिमायत करता है। पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी का बाकायदा आगाज़ था वो तो 26 फरवरी 2026 को हुआ था, जब अफगान फोर्सेज ने पाकिस्तान पर सरहद पार से हमले किए थे। अफगानिस्तान भारतीय माँ पर ऐसे अस्करियत पसंदों को पनाह देता है जो पाकिस्तान में हमलों की मनसूबाबंदी के जिम्मेदार हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर शवाहिद भी पेश किए। अफगान तालिबान रजीम ने वादा किया था कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन तालिबान रजीम अपने वादों पर भी अमल नहीं कर पाए। मार्का हक के बाद से भारत को भी ऐसा लगता है, ये मालूम हो गया था कि वो पाकिस्तान का रवायती जंग में मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद जो है वो भारत जो है वो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है और इसमें अफगानिस्तान उनका पार्टनर बना हुआ है। इन प्रॉक्सीज को हुकूमत पाकिस्तान फितनाउल खवारिज और फितनाउल हिंदुस्तान करार दे चुकी है। पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ भी अब इसी सिलसिले की कड़ी हैं कि दहशतगर्दों के ठिकानों को अफगानिस्तान के अंदर निशाना बनाया जाए। सिक्योरिटी ज़राए का
कई ब्रीफिंग्स में ये कहना था कि ये हमले अफगानिस्तान में प्लान होते हैं, जंगजू जो वहाँ जंगी तरबियत पाते हैं और फिर पाकिस्तान में आकर कार्रवाइयाँ करते हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पाकिस्तान रेंजर्स कैंप पर होने वाले हालिया दहशतगर्द हमले में भी अफगान शहरी मुलव्वस पाए गए थे। पाकिस्तान अब इन प्रॉक्सीज का किस तरह से मुकाबला कर सकता है? पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है, इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल करते हैं। जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद महमूद साहब, अमेरिकन स्टेटमेंट भी आपने देखी होगी। जो अफगानिस्तान में जो ग्रुप बेस्ड हैं, फिर पाकिस्तान में आकर ये कार्रवाइयाँ करते हैं, ये जो पाकिस्तान के हवाले से बाहर की दुनिया का मौक़िफ़ है या बाहर की दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट डायमेंशन को जो है वो देखती है, जो अमेरिकन स्टेटमेंट भी रिफ्लेक्ट कर रही है, आपके ख्याल में कितना सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के लिए? Thank you very much, Rahman sir, for having me in your show. It is always a pleasure जी। देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो कॉन्टेक्स्ट है या जो उसका स्ट्रक्चर है, पूरी दुनिया उसको समझती तो है। खासतौर पे नेटो कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट्स, दे हैव बीन फाइटिंग वॉर देयर जी, एंड्योरिंग फ्रीडम वहां पे रहा, ऑपरेशन इतना अरसा इन्होंने किया। डायनामिक्स को भी समझते हैं, टेररिज्म की डायनामिक्स को भी समझते हैं। दे हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। और इस वक्त जो एक स्ट्रक्चर बन चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म इन अफगानिस्तान, दे अंडरस्टैंड। बट हैविंग सेड दैट, कोई बात है कि जब आपका इंटरेस्ट जब तक गार्ड हो रहा हो तो उस वक्त तो ठीक है, लेकिन अगर वही पेन जो रीजन में जाता है आफ्टर द क्यास ऑफ दीज बिग एप्लीकेशंस, इराक देख लें, अफगानिस्तान देख लें, इस क्यास का जो विक्टिम होते हैं उनको उस तरीके से एड्रेस नहीं किया जाता या उस पेन को फील नहीं किया जाता। जब तक इनकी फोर्सेस इधर होती हैं तो दे कोलैबोरेट विद यू, दे कोऑपरेट विद यू, वो बहुत आपकी सपोर्ट मांगते भी हैं, एंड दे वांट समटाइम टू डू देयर डर्टी वर्क आल्सो। मैं तो सेंटकॉम में रहा हूं जी, आई कैन अंडरस्टैंड डर्टी वर्क इन अ वे कि ऐसी वॉर्स जिनसे पाकिस्तान हमेशा इनको मना करता रहा और उसकी रिपरकशंस हुई, या जो सोशो इकोनॉमिक डोमेन्स में अगर आप सही नहीं गए, और एक मुल्क की जब तक आप पूरा स्ट्रक्चर ठीक नहीं करते, डीलिंग विद नॉन स्टेट एक्टर्स कभी भी आपको सोल्यूशन नहीं ला के देता जी। टेररिस्ट को आप लड़ लेती हैं, मिलिट्री भी लड़ लेती है, जो टेररिज्म के अवामिल हैं, जो एक्सट्रीमिज्म के अवामिल हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स का बिहेवियर है, उनकी रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन, तो उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तो होती है, लेकिन उसकी अप्रोच ठीक नहीं होती। तो ये अभी भी जब अमेरिका ने ये कहा है कि पाकिस्तान हैज द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स, ये उसी वक्त कहा कि जब उनको अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान इस वक्त विक्टिम है। दे आल्सो अंडरस्टैंड कि जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स वहां पे अपना जियोपॉलिटिक्स की वजह से या जो एक गेम खेलने आ गए हैं, तो दे ऑल हैव अंडरस्टैंडिंग। और रहमान साहब, मैं तो अमेरिका को स्टेक होल्डर समझता हूं इन अफगानिस्तान, बिकॉज दे हैव लेफ्ट दिस country in a chaotic situation with 7.1 billion of weaponry over there. This was a NATO's withdrawal. Right. ये कोई रेबल ग्रुप्स का या किसी दो वॉरिंग ग्रुप्स का विड्रॉल नहीं था, नेटो का विड्रॉल है। जब भी मिलिट्रीज विड्रॉल करती हैं तो इधर दे टेक आउट देयर इक्विपमेंट और दे डिस्ट्रॉय देयर इक्विपमेंट, या उसको उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स उसको खत्म करके जाती है। अच्छा, अमेरिका खुद भी विक्टिम रहा है। जब रशियन विड्रॉल हुआ तो रशिया भी इसी तरह वहां पे वेपन छोड़ के गया था, खुद विक्टिम भी हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोबेबली अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि ये टेररिज्म, इट इज अ ट्रांसनेशनल, इट विल नॉट रिमेन लिमिटेड टू दिस रीजन और अफगानिस्तान और नेबरहुड। ये फिर फैलेगा, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स को चाहिए होती है फ्रिक्शन फॉर टेररिज्म इकोनॉमी, बड़ी ताकतों को चाहिए होती है फ्रिक्शन फॉर एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स, कंट्रीज लाइक इंडिया, लाइक इजराइल। और अमेरिका ने की अनफॉर्चुनेटली जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री है उसको हमने यूज होते हुए देखा जी, देयर पॉलिसी। ऑल्दो प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत कहा उन्होंने कि मैं वॉर के हक पे नहीं हूं, अगर वो फॉर एवर वॉर्स की भी अंडरस्टैंडिंग उनको है, दैट्स व्हाई उन्होंने कहा जी फॉर एवर वॉर्स में हम नहीं जाना चाहते। बट इस वक्त अंडरस्टैंडिंग तो है, बट पाकिस्तान विल हैव टू ड्रॉ देयर सपोर्ट इन ऑल डोमेन्स। ये भी आपकी सुपीरियर डिप्लोमेसी है, कनेक्शंस हैं, कम्युनिकेशंस है कि आप उसको कैसे इन्वॉल्व करते हैं और रीजनल कंट्रीज है। राइट। लेकिन जनरल साहब, अब पाकिस्तान तो मौके बड़ा वाजे है कि रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह से देना है, लेकिन ये जो प्रॉक्सीज वाला मामला है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी चैलेंज है, इनका मुकाबला किस तरह से जो है वो किया जा सकता है? देखिए, एक तो है मिलिट्री या जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, एक प्रॉन्ग ये है
लेकिन इन प्रॉक्सी से लड़ने के लिए आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपको लीगल लड़ाई भी लड़नी पड़ती है और फाइनेंशियल लाइंस जो इनकी, लेट्स से अभी अमेरिका अगर अफगानिस्तान को समझता है कि वो थ्रेट है, इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल भी है, रीजनल भी है, और पाकिस्तान को अगर वो पार्टनर समझते हैं या समझते हैं कि वो विक्टिम हो रहे हैं, तो दे आर ऑलरेडी गिविंग देम $40 मिलियन डॉलर्स। जैसे ईरान को वो कहते हैं कि जी हम आपके फंड्स तब अनफ्रीज करेंगे जब आप एक कुछ कंडीशंस मीट करेंगे। तो आई थिंक वहां पे भी इनको कदगन लगानी पड़ेगी कि यू हैव टू मीट सर्टेन कंडीशंस, यू हैव टू क्रिएट दोज कंडीशंस टू कि तब आप डिजर्विंग केस हो, आपको ये फंड रिलीज किया। अभी भी 40 मिलियन के करीब दे आर गेटिंग एवरी वीक प्रोबेबली। अच्छा, उसके बाद अभी देखें, रशिया अगर ये समझता है कि जी हमने ISIS को लड़ना है अफगानिस्तान में और तालिबान से ही लड़वाना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका जो फंडिंग हो या उनकी जो सपोर्ट उनको आए वो पाकिस्तान के खिलाफ हो। दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि ये फिर उनके नॉन स्टेट एक्टर्स को जब आप फंड करते हैं रहमान अजहर साहब, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। नेवर हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन दीज नॉन स्टेट एक्टर्स, एंड प्रोबेबली पाकिस्तान इज विक्टिम ऑफ दिस रॉन्ग पॉलिसी कह लें या वीक पॉलिसी कह लें। वन, एक तो ये फाइनेंशियल हो गया। नंबर टू, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डोमेन में आपको लड़ना होता है जी। आपको जैसे अभी इनको अगर आपने TTP को अफगानिस्तान के अंदर या TTA को आपने सैंक्शन करवाना है, तो आपको UN में आपको पूरी जंग लड़नी पड़ती है। आपको डिप्लोमेटिक कोर के जरिए पहले वो उन अवामिल को समझाना होता है जिन्होंने वहां पे वोट करना है, जिन्होंने उनको सैंक्शंस करनी है। थर्डली, लेकिन जनरल साहब अब ये जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल हम देख रहे हैं कि हमारी जनरल साहब जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल है ये तो अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी है। हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात है, चीन और रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, फिर सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, इनके साथ भी हमारी अच्छी रिलेशनशिप है। तो पाकिस्तान इन ताल्लुकात को इस्तेमाल करके एटलीस्ट कोई दबाव बढ़ा सकता है भारत पे या अफगानिस्तान पे कि इन प्रॉक्सीज को कंट्रोल किया जाए। देखिए, ये जो स्टेटमेंट अभी अमेरिका से भी आई है, ये प्रॉब्लली पेश ख्यामा यहीं से इसने फ्लो किया है जी, जो प्रेजेंट ताल्लुकात हैं। चाइना ऑलरेडी वेरी सीरियसली दे आर इन्वॉल्व, नेगोशिएशंस भी होती रही, वो उन्होंने अभी भी ट्राई कर रहे हैं। और उमची में भी आपको याद होगा कि TTA के साथ पाकिस्तान की सेटिंग हुई, और वो तो यही क्लेम करते हैं कि जी हम तो नहीं स्पॉन्सर कर रहे, बट एवरीबॉडी नोज चाइना के अपने जो ये जो बफर जोन है इस रीजन का, इसके अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो चाइना की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेशन है या जो इकोनॉमिक परसूट्स हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर द रीजन, वो हैम्पर हो रहे हैं जी, वो सख्त रोका जाता है उनको। अभी आप देखें ना, जो भी गवादर में अटैक होते हैं, पाकिस्तान की मिसाल ले लें, या जो रेलवे के ट्रैक्स के ऊपर, या जो कराची में भी इवन चाइनीज के ऊपर हो गया, ये जो कराची का भी है, इट इज इनडायरेक्टली दैट टारगेटिंग चाइना आल्सो। तो आप प्रॉक्सी स्पॉन्सर जो है इंडिया, उस सामने तो पाकिस्तान को रखता है, लेकिन वो चाइना को भी चेकमेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो रीगेन करे जो उसने स्टेटस लूज किया है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर अमेरिकन आशीर्वाद लेने के लिए। और उनको भी कंफ्यूज रखना चाहते हैं कि जी हम कभी आप हर क्वाड में भी आप होते हैं, ब्रिक्स में भी आप होते हैं, तो ये आप एक कमीलियन अप्रोच है, हर एक को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इनको भी अंडरस्टैंडिंग है। आई थिंक उस पाकिस्तान को मजीद इसके ऊपर जरा डिप्लोमेटिकली और तेज जाना होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, चैनल्स मौजूद हैं, कतर भी देखें आप, वो शामिल रहा, फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वो भी पाकिस्तान की एफर्ट के साथ शामिल रहती हैं। अभी आपने जो ऑपरेशंस किए हैं TTP के खिलाफ और TTA के खिलाफ अफगानिस्तान, तो किसी भी कंट्री ने उसको कंडेम नहीं किया अदर देन इंडिया एंड इजराइल, क्योंकि ये दोनों ही इम्पैक्ट होती हैं, क्योंकि उन्हीं के एक्सपेंशनस डिजाइन हैं, फिर प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स भी हैं, खासतौर पे इंडिया। तो उनके अलावा किसी ने कंडेम नहीं किया, मीन कि देयर इज अ विल। फिर रैट्स है जी, जो SCO के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने खुद उसकी मीटिंग्स अटेंड की हैं। वहां पे लार्जर अंडरस्टैंडिंग इस अफगानिस्तान के बारे में और टेररिज्म के बारे में हमेशा वहां पे एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाता है, लेस इंडिया, those who stand, वो उसमें से बाहर निकल जाते हैं उस एलामिया में से, या कोई ना कोई रोड़े अटकाते रहते हैं ताकि इसके ऊपर कोई जॉइंट एक्शंस ना हो सके। तो अंडरस्टैंडिंग है, इस जो अभी लीवरेज है हमारी, इसका पूरा फायदा उठाना होगा। और दैट्स व्हाई आपने इतनी एफर्ट की है, आपने पहले बार के हक में अपने आप को साबित किया है, अभी आपने डिप्लोमेसी में साबित किया है। तो इट मस्ट एक्रू गुड रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान, और इससे अच्छी एनवायरनमेंट नहीं मिल सकती। पाकिस्तान कर भी रहा है जी, काफी इसमें एफर्ट्स हो भी रही हैं, होपफुली पॉजिटिव आउटकम्स आएंगी। और ये स्टेटमेंट भी उसी चीज का पेश है जो उसी से निकली है, जो हमारी एनवायरनमेंट है। राइट, थैंक यू। जनरल जाहिद हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते चलेंगे। लाहौर में निजी तालीमी इदारों की इमारतों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक अहम पॉलिसी साज फैसला जो है वो सामने आया है। लाहौर में तमाम निजी स्कूलों के लिए अब बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार दे दिया गया है, जबकि सर्टिफिकेट के बगैर किसी भी निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन जो है वो मुमकिन नहीं होगी। रोजनामा दुनिया न्यूज के मुताबिक लाहौर के तकरीबन 3,500 निजी स्कूलों को बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो अब हासिल करना होंगे। किराए की इमारतों और रिहायशी इमारतों में कायम निजी स्कूलों की खुसूसी जांच का भी फैसला किया गया है। तजवीज के मुताबिक निजी स्कूलों की इमारतों का मुकम्मल स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा, जबकि हिफाजती मुआयने के लिए थर्ड पार्टी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स की खिदमात भी हासिल करने की सिफारिश की गई है, ताकि जांच का अमल शफाफ और तकनीकी मेयार के मुताबिक हो। मंसूबे के तहत स्कूलों की इमारतों का मुआयना भी किया जाएगा, ताकि इमारतों की मजबूती और हिफाजती मेयार का दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सके। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को पंजाब भर में बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट्स के इजरा के लिए एक जामे निज़ाम वज़ा करने की जो है वो तजवीज़ भी दी गई है। सिफारिशात में यह भी कहा गया है कि थर्ड पार्टी जांच से शफाफियत, तकनीकी मेयार और बर वक्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए, जबकि गैर महफूज इमारतों में कायम निजी तालीमी इदारों की निशानदेही करके तलबा के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। आज के प्रोग्राम से इतने, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के